सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। आज हम हमारे इस वीडियो में एल नीनो और ला नीना की प्रक्रिया को समझेंगे और उनके भारत पर प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कृषि और आर्थिक नीतियों से लेकर आपदा प्रबंधन तक बहुत कुछ मानसून पर निर्भर करता है। मानसून एक आवर्ती घटना है, यानी ये एक निश्चित समय यानी कि एक वर्ष के बाद खुद को दोहराती है, लेकिन ये हर वर्ष में एक समान नहीं हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भारत में इसकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को प्रभावित करते हैं। मानसून मूल रूप से इंडियन ओशन में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण नमी से भरी हवाओं के प्रवाह का परिणाम है। कई जलवायु संबंधी घटनाएं हैं जो इसे प्रभावित करती हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो, ला नीना, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन। ये घटनाएं महासागरों के ऊपर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं और इस प्रकार नमी से भरी हवाओं के प्रवाह की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करती हैं। और अभी हाल की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एल नीनो भारतीय मानसून को बाधित कर सकता है और भारतीय कृषि के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ये हमें एल नीनो और ला नीना की अवधारणाओं की चर्चा में लाता है। आगे हम इस वीडियो में इनकी ओरिजिन, मैकेनिज्म, इम्पैक्ट और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को देखेंगे। हमें छोटी छोटी बातों में जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें केवल परीक्षा की दृष्टि से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, एल नीनो और ला नीना मौसम में बदलाव के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं जो ओशन टेम्परेचर में अंतर से उत्पन्न होते हैं, जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में होते हैं। एल नीनो और ला नीना एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल के अपोजिट फेजेस हैं और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल एक साइंटिफिक टर्म है जो ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में समुद्र और वातावरण के बीच तापमान के उतार चढ़ाव को डिस्क्राइब करता है। ला नीना को कभी कभी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल का कोल्ड फेस और एल नीनो को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल का वार्म फेस भी कह देते हैं। नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर से ये विचलन न केवल समुद्री प्रक्रियाओं पर बल्कि भारत सहित वैश्विक मौसम और जलवायु पर भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये घटनाएं मानसून प्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। इसे जानने के लिए हमें पहले उनके शुरू होने से पहले क्षेत्र में प्रेशर एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को जानना होगा। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के पास के क्षेत्रों की तुलना में पेरुवियन कोस्ट पर हाई प्रेशर होता है। हिंद महासागर आसपास के महासागरों की तुलना में थोड़ा गर्म है और इस प्रकार गर्म समुद्रों के कारण प्रेशर अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नमी से भरी हवाएं वेस्ट पैसिफिक के पास से इंडियन ओशन की ओर, वहां से भूमि की ओर चलती हैं और गर्म भारतीय भूमि पर प्रेशर हिंद महासागर की तुलना में बहुत कम है। इसलिए ये बिना किसी महत्वपूर्ण डायवर्जन के समुद्र से भारतीय भूमि की ओर मानसूनी हवाओं की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है तो ट्रेड विंड्स के चलने के तरीके में बदलाव आता है। पेरू के कोस्ट पर कोल्ड पेरुवियन करंट की वजह से आमतौर पर कूल सरफेस वाटर होता है, लेकिन एल नीनो इसे गर्म कर देता है। जब पानी गर्म हो जाता है तो चलने वाली हवाएं जो अन्यथा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, या तो अपनी दिशा उलट देती हैं या खो जाती हैं। इस गर्म पानी के कारण हवा ऊपर उठ जाती है और ईस्टर्न पैसिफिक के ऊपर सरफेस एयर प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी ओर वेस्टर्न पैसिफिक और एशिया के तट पर पानी ठंडा हो जाता है। इससे इंडियन ओशन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सरफेस प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्योंकि गर्म समुद्र के पानी के कारण पेरू के तट पर दबाव कम हो गया है, नमी से लदी हवाओं का प्रवाह वेस्टर्न पैसिफिक से पेरू के तटों की ओर निर्देशित है। जिन नमी से भरी हवाओं की भारतीय तट की ओर जाना चाहिए था, वे अब पेरू की तट की ओर बढ़ रही हैं। गर्म पानी के कारण उस क्षेत्र में बहुत सारे बादल बनते हैं, जिसे एल नीनो वर्षों के दौरान पेरू के रेगिस्तान में भारी बारिश होती है और इस वजह से ये भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून की वर्षा का हिस्सा चुरा लेता है। और जितना ज़्यादा तापमान और दबाव का अंतर होगा, उतना ही अधिक होगी भारत में वर्षा की कमी। अब अगर ला नीना की बात करें तो
ला नीना एंटी एल नीनो या बस ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में पानी का ठंडा होना है। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का पानी जो पहले से ही ठंडा है सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। ट्रेड विंड्स का कोई रिवर्सल नहीं है, लेकिन ये ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक पर स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर का कारण बनता है। दूसरी ओर वेस्टर्न पैसिफिक और एशिया के ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है। इसके कारण अब तक कई बड़े इफेक्ट्स हुए हैं, जैसे इक्वाडोर और पेरू में सूखा और ईस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र में कम तापमान और हाई प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़, पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सोमालिया में हाई टेम्परेचर और भारत में अच्छी बारिश। भारत के लिए साउथ वेस्ट मानसून पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण एल नीनो अक्सर चिंता का कारण होता है। दूसरी ओर ला नीना अक्सर मानसून के लिए फायदेमंद होता है। 2010 में प्रशांत क्षेत्र में दिखाई देने वाला ला नीना ने 2010 के साउथ वेस्ट मानसून को अनुकूल टाइम पर समाप्त करने में मदद की थी। ये डिस्टॉर्शन हर 4-5 साल में होता है, लेकिन हो सकता है कि ठीक 4-5 साल बाद ऐसा ना हो, या हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इस प्रकार ये काफ़ी अनिश्चित है। एल नीनो और ला नीना आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलते हैं, लेकिन कुछ लंबे समय तक चलने वाली घटनाएं वर्षों तक चल सकती हैं। वे अक्सर जून और अगस्त के बीच बनने लगते हैं, दिसंबर और अप्रैल के बीच चरम शक्ति तक पहुंच जाते हैं और फिर अगले वर्ष मई और जुलाई के बीच क्षय हो जाते हैं, जबकि उनकी पीरियोडिसिटी काफ़ी अनियमित हो सकती है। एल नीनो और ला नीना की घटनाएं हर 3 से 5 साल में होती हैं। आमतौर पर एल नीनो ला नीना की तुलना में अधिक बार होता है। 1950 के बाद से एल नीनो और भारतीय सूखे के बीच संबंध को देखते हुए ये देखा गया है कि भारत ने 13 सूखे का सामना किया और इनमें से 10 एल नीनो वर्ष में और 1 ला नीना वर्ष में था। कुल मिलाकर एनालिसिस साबित करता है कि 1980 के दशक के बाद से केवल एल नीनो वर्ष हमारे देश के लिए सूखे में बदल गया। हालांकि एक ला नीना वर्ष सामान्य से बेहतर बारिश और इसी तरह की गारंटी नहीं देता है, और एक एल नीनो वर्ष हमेशा सामान्य से कम बारिश में परिवर्तित नहीं होता है। और अब अगर हम एल नीनो की इम्पैक्ट्स की बात करें तो वो हैं नॉर्मल और हाई रेनफॉल इन ईस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक और ड्रॉट और स्कैंटी रेनफॉल इन वेस्टर्न पैसिफिक एशिया। सरकार को कृषि बीमा कवर का विस्तार करना चाहिए और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बिना देरी किए फसल बीमा दावों को निपटाने की सलाह देनी चाहिए। ड्रॉट फ्री क्रॉप वैरायटीज का विकास करना चाहिए और इसके सब्सिडी वाले बीजों को किसानों को वितरित करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।